हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोमा के बारे में। हेमेटोमा क्या होता है, हेमेटोमा कैसे होता है, हेमेटोमा कितने परसेंटेज केसेस में हो सकता है, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और बेसिकली इसको कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए और कैसे जो है गायनेकोमास्टिक सर्जरी में हेमेटोमा के रिस्क को कम करना चाहिए। ये वीडियो डेडिकेटेड है हेमेटोमा फॉर्मेशन आफ्टर गायनेकोमास्टिक सर्जरी। सो हम स्पेसिफिकली गायनेकोमास्टिक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म हेमेटोमा। इससे पहले मैंने सीरोमा के बारे में बताया था। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं टू पार्ट्स में, हेम प्लस ओमा। हेम मीन्स जहां पर भी हेम आएगा वर्ड, जैसे तो हीमोग्लोबिन है, वो बेसिकली ब्लड रहता है। हीमोग्लोबिन में जैसे हीम आता है, हेमेटोलॉजी में आता है, इस तरह से हेमेटोमा के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो हीम है, दैट इज द ब्लड। ओमा मीन स्वेलिंग। कहीं पर भी मेडिकल टर्म में ओमा आता है तो स्वेलिंग होता है। इसका जो है बेसिकली हेमेटोमा मतलब है कि खून का जमा होना। कहीं पर भी ब्लड जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेमेटोमा, सिंपल टर्म में। इसको कैसे, इसका एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है? बेसिकली हेमेटोमा इज एन एबनॉर्मल पूलिंग and collection of blood outside of a blood vessel. That is the definition of hematoma. It result from, कैसे ये होता है? बेसिकली जो ब्लड वेसल है वो या तो ब्रेक डाउन हो जाता है या रप्चर हो जाता है। इट इज ए एबनॉर्मल पुलिंग एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड। ये ब्लड ब्लीडिंग होने के बाद जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, कहीं किसी भी स्पेस में बिलो द स्किन, दैट इज नोन एज हेमेटोमा। बेसिकली ये क्यों होता है? जब हम गायनेकोमास्टिक की सर्जरी करते हैं उस टाइम पे कोई भी ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज और बेसिकली डैमेज हो जाती है, इंजर हो जाती है ड्यूरिंग कटिंग ऑफ द ग्लैंडर टिश्यू या मोस्टली ड्यूरिंग कटिंग ऑफ द ग्लैंडर टिश्यू। बेसिकली क्या होता है कि जो उसकी वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, दैट गेट रप्चर्ड, दैट गेट कट बेसिकली, एंड ब्लीडिंग जो है ब्लड वेसल से जो ब्लड फ्लो है वो आना स्टार्ट हो जाता है और सराउंडिंग एरिया के अंदर वो कलेक्टेड होता है। हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, अगर कोई स्मॉल ब्लड वेसल्स है, माइनर ब्लड वेसल्स है, तो बेसिकली जो कोएगुलेशन होता है, क्लोटिंग होता है, एक फाइब्रिन पैच बन जाता है जो कि उसको कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब अगर वो ब्लीडिंग, अगर उसका ब्लड जो है ब्लड फ्लो ज्यादा है, वेसल का साइज बड़ा है, तो वहां पे ये क्लॉटिंग एक्ट नहीं, वर्क नहीं करता। जब ब्लड वेसल का साइज ज्यादा रहता है, ब्लड फ्लो उसके अंदर ज्यादा रहता है, जब वो कट जाती है उस टाइम पे ये जो कोएगुलेशन, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं करता है और जो है फ्री फ्लो ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। ये जो है जब ये ब्लड उस डेड स्पेस में इकट्ठा होता है तो बेसिकली वो क्लॉट बन जाता है। जो है गुत्था जैसा टाइप में बन जाता है बेसिकली। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो जो है क्लॉट का साइज जो है वो बड़ा होगा। हेमेटोमा का फॉर्मेशन जो है वो बड़ा रहेगा। और बेसिकली जो है ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी, बेसिकली जो है ब्लड जो है वो, सपोज करो चेस्ट में हमने सर्जरी की है, कभी कभी जो है इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड और डिस्कलरेशन कैन हैपन इन द एब्डोमेन रीजन। अब हम बात करते हैं हेमेटोमा वर्सेस ब्रूजेस। ब्रूजेस जो है बेसिकली क्या होती है और दोनों में ब्रूजेस वर्सेस जो हेमेटोमा में क्या रहता है बेसिकली। ब्रूजेस में जो है जब भी जो लीकेज रहता है, जो डैमेज रहता है, वो बिलो द स्किन रहता है। स्मॉल लीकेज फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स। जो हेमेटोमा रहता है उसमें बड़ा वेसल्स होता है, लार्ज लीकेज होता है और ब्लड जो है वो पूल बना लेता है। ब्लड जो है इकट्ठा होता है। जो ब्रूजेस है बेसिकली जो है इसमें कोई भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है, ये जस्ट स्किन का डिस्कलरेशन होता है।
स्किन की या उसके नीचे जो टिश्यू है उसकी इंजरी में, इसमें कोई भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है। सो ये बेसिकली जो है ब्रूजेस के लिए कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी जो है ट्रीटमेंट एक्टिवली नहीं करने की जरूरत पड़ती है। एंड बेसिकली जब ये ब्लड जो है छोटा सा ब्लड वेसल्स अगर स्मॉल ब्लड वेसल्स अगर ये डैमेज हो जाता है तो बेसिकली ये सिर्फ डिस्कलरेशन करता है, स्किन का डिस्कलरेशन करता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन और येलो डिस्कलरेशन हो सकता है। सो इसमें मेन पॉइंट है कि स्किन जो है वो ब्रेक नहीं हुई है एंड कोई इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है। सो हेमाटोमा रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, ब्रूजेस इज नॉट any urgency and it is basically it resolve on its own। so उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। so ऐसे हम ब्रूजेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं हेमेटोमा से। सो हेमेटोमा जो ब्लीडिंग होता है वो कब हो सकती है? वो ड्यूरिंग सर्जरी हो सकती है या फिर सर्जरी के बाद। सो इसको हम बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हेमेटोमा हुआ है या नहीं हुआ है? सो बेसिकली जो है ये लार्ज पैच और स्किन डिस्कलरेशन करता है ओवर ए लार्ज एरिया विच कैन बी रेड और मोस्टली इट इज रेड इन कलर और समटाइम्स इट इज ब्लू इन कलर। सो एक्सटेंसिव discoloration of the skin over a large area of the chest, so it is a sign of hematoma and it is basically blood is a irritant, so it causes a lot of inflammation। so इससे जो है पेन होगा, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, सो एंड स्वेलिंग होगी। सो ये 4 साइन जो है हेमेटोमा के हैं। सो हेमेटोमा कब बन सकता है? बेसिकली ड्यूरिंग सर्जरी हो सकता है या फिर आफ्टर सर्जरी हो सकता है। अगर आफ्टर सर्जरी होता है सो बेसिकली उसको हमें इमीडिएटली ड्रेन करना होता है, ट्रीट करना होता है और फर्दर ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है। सो इट रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन, बेसिकली इट इज ए sort of emergency and mostly it is a treatable कंडीशन। रेयरली जो है वो कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर सीवियर ब्लीडिंग है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। सो अभी हम बात करेंगे कि क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो है और क्या पेशेंट को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सो जिसकी और क्या मेडिकेशंस हैं जो कि हेमेटोमा कर सकती हैं बेसिकली। सो पेशेंट्स क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो है सर्जरी के इमीडिएटली बाद कुछ पेशेंट्स जो हैं फॉलो पोस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्शंस नहीं करते हैं और वो अपना एक्टिविटी अर्ली स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली एक्टिविटी इसमें 2 चीजें हैं। बेसिकली जो ये मूवमेंट है ये अगर किसी ने बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ज्यादा एक्टिविटी करी सो इट कैन जो डिसलॉज हो जो क्लॉट हो चुका है बेसिकली उसको डिसलॉज हो जाता है और वहां से वो ब्लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। सो इसके लिए जो आपका रिस्ट्रिक्शंस है ये इतना मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए और बेसिकली एक्सरसाइज जो है या फिर कोई हार्ड मूवमेंट्स हैं या हार्ड वर्कआउट है या हैवी लिफ्ट है वो नहीं करना चाहिए। सो ये एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से हेमेटोमा हो सकता है। सेकंड बेसिकली कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर मोस्टली लाइक जो है एस्पिरिन है या फिर क्लोपिट्रेगोल है या वारफेरिन है बेसिकली, सो दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द ब्लीडिंग। और बेसिकली कभी जो है जितनी भी एनसेड्स हैं जो नॉन स्टेरॉइड पेन किलर्स हैं बेसिकली ओवर द काउंटर मिलते हैं, उनका जो एक्शन है वो एंटी प्लेटलेट रहता है। सो वो अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक to 10 days बिफोर, और क्योंकि ये प्लेटलेट जो है उसके अगेंस्ट वर्क करता है सो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड कुछ जो है नॉन प्रिस्क्राइब कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि नॉन प्रिस्क्राइब रहते हैं, दैट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बेसिकली। सो ये जो है किस किस कंडीशंस में जो है ये ज्यादा होता है, सो क्लिनिकली और प्रैक्टिकली किस कंडीशंस में जो है हेमेटोमा के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
फर्स्ट ये समझना होगा कि ये जो है गायनेकोमेस्टिया बेसिकली इट इज ए इन वेस्कुलर स्टेट बेसिकली। सो यहाँ पे वेस्कुलरिटी ज्यादा रहती है। सो इसके लिए जो एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर कलर डॉपलर में क्लियर जो है कैसे जो है वेस्कुलरिटी दिखाई देती है जब कलर डॉपलर गायनेकोमेस्टिया में किया गया। तो जो चेस्ट के ऊपर कलर डॉपलर किया गया तो उसके अंदर वेस्कुलरिटी दिखाई देती है। सो ये पिक्चर्स मैं अभी दिखाता हूं। सो फर्स्ट तो इट इज ए वेस्कुलर स्टेट। सो यहाँ पे चांसेस ऑफ ब्लीडिंग के रहते हैं। सो हमें एडिकेट हीमोस्टेसिस करना पड़ता है। किस कंडीशन में ज्यादा रिस्क होता है? ज्यादातर यूनिलेटरल रहता है, थिन इंडिविजुअल है, फैट कम है, ग्लैंड ज्यादा है। सो उस केस में जो है क्योंकि उसमें प्योर जो है लाइपोसक्शन नहीं होता है और जो है ग्लैंडुलर टिश्यू जो है स्प्रेड आउट हो चुका है। सो वहां पे मेनली सीजर से कट करके उसको निकालना रहता है। वहां पे जो है ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बॉडी बिल्डर सेकेंड जो है वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो उनका दे आर मोर प्रोन फॉर हेमाटोमा बिकॉज जो है बॉडी बिल्डर हैव मोर वेस्कुलरिटी एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। सो थर्ड जो ब्लड थिनर या एंटी कोएगुलेशन मेडिकेशंस लेते हैं। फोर्थ इज इफ इट इज ए रिवीजन सर्जरी इट इज ऑलरेडी वेरी फाइब्रस सो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इज मोर। सो करेक्टिव और रिवीजन सर्जरीज इज द फोर्थ। Fifth is alcohol abuse, so high alcoholic patients and some deficiency like vitamin D deficiency है तो वहां पे chances of bleeding is more. Sixth is the platelet disorder, या तो उसकी जो काउंट कम है या फिर उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं है। सो जो है जैसे इंडिया के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है। सो पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लीनोमेगाली विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये एक ट्रायड है बेसिकली, एंड इसोफेजियल वेरेसिस। सो उस कंडीशन में जो है प्लेटलेट काउंट कम रहता है या फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें जो है प्लेटलेट काउंट कम रहता है। जो प्लेटलेट का रोल है बेसिकली वो कोएगुलेशन में जो भी ब्लीडिंग है उसको कम करने के लिए। सो जहां पर भी प्लेटलेट काउंट कम रहेगा वहां पे ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ अगर रहता है गायनेकोमेस्टिया और एनी आईटीपी जिसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। एंड जो है बेसिकली अगर बहुत ज्यादा कभी कभी जो रहता है एक्सटेंसिव फैट डिपोजिशन है, साइड में भी बहुत ज्यादा है। सो कभी कभी जो है ड्यूरिंग लाइपोसक्शन स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है कैपिलरी या स्मॉल वेन जो है इट कैन गेट डैमेज। उस टाइम पे नहीं पता चलता है, वो बाद में जो है धीरे धीरे वहां पे बिकॉज इट इज एम्प्टी स्पेस वहां पे वो ब्लड कलेक्ट होता है। सो एक्सटेंसिव गायनेकोमेस्टिया है, ह्यूज गायनेकोमेस्टिया, ग्रेड 4 गायनेकोमेस्टिया है। सो वहां पे चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इज मोर। सो ये क्लिनिकल कंडीशन हमने डिस्कस की एंड जो कि इंक्रीज रिस्क कर दिए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब में हेमेटोमा होगा। सो ये रिस्क जरूर बढ़ाती है। सो हमें पहले से ही इन कंडीशंस में प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि हेमेटोमा नहीं हो। सो इसको हेमेटोमा को कैसे डायग्नोज किया जाता है? सो इसके लिए कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं रहती है, ये क्लिनिकली डायग्नोज होता है। एंड सो सीरोमा और हेमेटोमा को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो सीरोमा में क्लियर फ्लूइड रहता है, इसमें बेसिकली ब्लड स्टेन फ्लूइड रहेगा। सो अभी हम बात करते हैं इसका बेसिकली जो है इसको अगर ये अनट्रीटेड रहा तो क्या हो सकता है। सो अनट्रीटेड रहा तो बेसिकली जो है इट विल बी जो है ये जो ब्लड क्लॉट है बिकॉज उसकी कोई वेस्कुलरिटी नहीं है, इट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली। सो बैक्टीरिया वहां पे आ जाएंगे एंड इट विल क्रिएट इन्फेक्शन बेसिकली। एंड जो है मोर फाइब्रोसिस होगा एंड जो है इरेगुलरिटी और ज्यादा रहेगी। सो इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। सो क्या ट्रीटमेंट है इसका? सो बेसिकली हेमेटोमा का ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट जो है इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना होता है। सो इसमें जो है पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बिफोर डिस्चार्ज वी मेक श्योर कि हम चेक करते हैं कि कहीं पे एक्सटेंसिव ब्रूजेस नहीं है। सो जहां पर एक्सटेंसिव ब्रूजेस रहेगी पर्टिकुलरली वन साइडेड
अगर वन साइडेड एक्सटेंसिव ब्रूजेज है, डिस्कलरेशन है, साइज एक साइड का अनयूजुअली लार्ज है, सो दैट इज साइन ऑफ हेमेटोमा, अर्ली साइन। सो जो है जब भी डिस्चार्ज करते हैं सो हम चेक करते हैं कि कोई भी साइन ऑफ हेमेटोमा नहीं है। सो हेमेटोमा है या नहीं, वी मेक श्योर, देन ओनली वी डिस्चार्ज द पेशेंट। सपोज करो उस टाइम पर हमें ये कंडीशन मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो इमीडिएटली उसको बेसिकली जो है उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे एंड उसको जो है बेसिकली एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके जो है जो जहां से हमने कट किया है उसी को बेसिकली दोबारा से सूचर ओपन करेंगे, जो ड्रेन करेंगे, बेसिकली जो भी क्लोटेड ब्लड है वॉश करेंगे एंड जो ब्लड वेसल अगर आइडेंटिफाई होता है सो उसको कोएगुलेट करेंगे। सो जो इसका कॉजेटिव, जो इसका कॉज है, रूट कॉज क्या है कि कोई भी ब्लड वेसल जो है रह गया है, वो ब्लीड कर रहा है, सो उसको रोकना। सो उसके लिए जो है इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करते हैं और उस ब्लड वेसल्स को जो है कोएगुलेट करते हैं और बंद करते हैं। उसके बाद जो कलेक्टेड ब्लड है उसको क्लीन किया जाता है, सबको ड्रेन किया जाता है, देन थोड़ा वॉश किया जाता है, दोबारा से प्रेशर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई भी ब्लड वेसल या ब्लीडिंग है या नहीं, कोई ब्लड वेसल रह तो नहीं गया है और कहीं पर ब्लीडिंग का कोई साइन है या नहीं। सो उसको पूरी तरह से ओपन किया जाता है, देखा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। सो ये अर्जेंट बेसिस पे इसको किया जाता है, अगर नहीं किया तो ये एक्सपेंड होता रहेगा। सो ये रहा इसका ट्रीटमेंट, बेसिकली इसको अर्ली एंड उसके बाद जो है कंप्रेशन टाइट दिया जाता है, लाइक उसमें नॉर्मल कंप्रेशन दे रहते हैं, उसमें और टाइट बैंडेज दिया जाएगा और कंप्रेशन दिया जाएगा ताकि जो है ये ब्लीडिंग फर्दर कभी ना हो। सो अर्ली इंटरवेंशन, जस्ट अगर हमें अर्ली पता चल गया है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि पेशेंट को उस टाइम पे नहीं होती है ब्लीडिंग, पेशेंट ने एक्टिविटी की और या हैंड मूवमेंट किया, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। सो उस कंडीशन में कभी कभी जो है हेमेटोमा जो है वो 3rd डे पे, 4th डे पे, 5th डे पे दिखाई देने लगता है। सो हो सकता है कि जो ब्लड वेसल है वो छोटा है और धीरे 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 वो है ब्लड का जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। उस कंडीशन में सेम ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उस कंडीशन में अगर जो है सेम, अगर वो क्लॉट नहीं है तो हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम नीडल एस्पिरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ज्यादातर जो है बहुत बड़ा ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। सो उस कंडीशन में हम नीडल से एस्पिरेट भी कर सकते हैं। अगर कोई क्लॉट रहता है तो हम उसी जो इंसिजन साइट है उसी को थोड़ा सा ओपन करके और क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं, देन फिर उसमें हमें बेसिकली प्रेशर अप्लाई करना होता है। सो नीडल एस्पिरेशन और बेसिकली अगर क्लॉट फॉर्म है सो क्लॉट रिमूवल वो करना पड़ेगा। उसके साथ पेशेंट को नॉर्मल एंटीबायोटिक का कोर्स में भी प्रोलॉन्ग देते हैं, सो ओवर ताकि फ्यूचर में जो है कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर हील हो। सो एंटीबायोटिक का कोर्स कंटिन्यू करना रहेगा और जो नॉर्मल पेन किलर है स्वेलिंग के लिए बेसिकली जो मेडिकेशन हैं वो लेनी पड़ेगी। सो ड्रेनेज बेसिकली आइदर एस्पिरेशन और ओपन ड्रेनेज, ओपन रिमूवल। सेकेंड इज द एंटीबायोटिक, कंप्रेशन एंड पेन किलर्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन। सो ये इसका रहा ट्रीटमेंट। सो अब हम बात करते हैं कि इंसिडेंस ऑफ हेमेटोमा, कितने परसेंटेज को हेमेटोमा हो सकता है। सो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि अवेयरनेस करना। आप कोई भी जो है जब भी कंसेंट फॉर्म पढ़ेंगे कहीं पर भी, गूगल पर भी अवेलेबल है, सो उसमें जो है लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में जो है ब्लीडिंग वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है जो कि हो सकती है। सो ये रिस्क फैक्टर है। सो इस वीडियो का पर्पस है आपको अवेयर करना, एजुकेट करना, बताना कि हेमेटोमा क्या है और क्या ये ट्रीट करना है। इस वीडियो से आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हर एक को हेमेटोमा होता है। सो हेमेटोमा हम मेरे हैंड में जो है, मैं जो है बहुत रेयरली होता है
और ये जो है अर्ली डिटेक्ट करने के बाद हम इसको ट्रीट कर देते हैं। सो हेमेटोमा इट इज ए वेरी सीरियस थिंग, लेकिन मैं जो है सेफली करता हूं और मेरे पास जितने भी सर्जरीज किए हैं सो उसमें इंसिडेंस बहुत कम है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हेमेटोमा कोई भी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद हेमेटोमा हो जाएगा। सो ये अभी हम कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं कि किस तरह से हेमेटोमा का अपीयरेंस रहता है। सो इससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा, लेकिन जो भी ये वीडियो का पर्पज है आपको डराने का नहीं है। सो आपको डरना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। सो ये देखिए, ये इस तरह का पिक्चर, अगर देखिए यहाँ से ये जो है ब्लड आ रहा है, ये चेस्ट जो है वो साइड नॉर्मल है। यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंसिव जो मैं बोल रहा था रेडिश डिस्कलरेशन, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, और ये जो है ये जो यहाँ का ब्लड जो है चारों तरफ फैल जाता है, स्प्रेड हो गया है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्रूजेस भी और डिस्कलरेशन भी दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए ये जो है इमीडिएट दिख रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग है, चेस्ट का साइज बढ़ गया है और ये एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन है, और पेशेंट को पेन, ऑब्वियसली पेन होगा एंड रेडनेस है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन रहेंगे। ये इस तरह का ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो है ये लेट, ये जो है अर्ली है, जस्ट आफ्टर द सर्जरी, ये जो है लेट प्रेजेंटेशन है। सो उस टाइम पे बिफोर दैट टाइम, उस टाइम पे नहीं था ये। सो बाद में मे बी सेकेंड डे, थर्ड डे या फिफ्थ डे इस तरह से इसका अपीयरेंस होता है। सो आप देखेंगे जो है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेटल होने लगा है। इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, और लेकिन साइज जो है वो बड़ा रहेगा। इस तरह से रेडिश डिस्कलरेशन दिखाई दे रही है। सो ये कुछ और पिक्चर्स हैं, देखिए कहाँ तक ये स्प्रेड हो जाता है। सो ये काफ़ी एक्सटेंसिवली स्प्रेड आउट होने लगता है। सो ये जो है क्लासिकली प्रेजेंटेशन है, किस तरह से, ये देखिए पहले, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये आफ्टर सर्जरी इट इज नॉर्मल चेस्ट। सो दिस वन लेफ्ट साइड इज नॉर्मल, यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ हेमेटोमा नहीं है, कोई भी, एब्सोल्युटली इट इज लुकिंग नॉर्मल। एंड यहाँ पर देखिए, सो ये एक्सटेंसिव रेडनेस, साइज ज़्यादा है चेस्ट का, एक्सपेंडेड है, और ये यहाँ पे कलेक्टेड ब्लड है बेसिकली। सो ब्लड रहेगा तो वो रेडनेस क्रिएट करता है। सो ये देखिए क्लोजअप में यहाँ पे ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सो ये ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड सेकेंड डे या थर्ड डे पर ही ये ऐसा अपीयरेंस आ गया था। ये साइड नॉर्मल एंड दिस इज अबनॉर्मल। कुछ और पिक्चर्स में देखेंगे तो इस तरह का ये अपीयरेंस है, इस तरह से ये क्लियर जो है दिखाई दे रहा है। सो ये जो मैं वेस्कुलरिटी की बात कर रहा था, देखिए डॉपलर में कुछ इस तरह से जो है वेस्कुलराइजेशन दिखाई देगा। ये हार्मोनियस मॉडरेट वेस्कुलरिटी रहती है गायनेकोमेस्टिया जब जहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा रहता है। सो ये एविडेंस है, क्लियर कट दिखाई देता है ये बताने के लिए कि जो है वेस्कुलरिटी ज़्यादा रहती है गायनेकोमेस्टिया में एज कंपेयर टू, जो इसकी वजह से जो है वेस्कुलरिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो है यहाँ पे ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये हो सकता है कि इनिशियली जो ब्लड क्लॉट निकाल दी उसके बाद भी थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन रह सकता है। सो उस केस में जो है नीडल से, थोड़ा सा बड़ा साइज नीडल से इस तरह का जो ब्लड है एस्पिरेट करते हैं। सो इस तरह का ये ब्लड दिखाई दे रहा है।